हेलो फ्रेंड्स, सक्षम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रस्तावना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उज्जैन का साहित्यिक वर्णन कि उज्जैन में नगरों का विकास, नगरों का उद्गम किस प्रकार से हुआ। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उज्जैन का साहित्यिक वर्णन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन का उदय एक शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र के रूप में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही उज्जैन का उदय हो चुका था और तभी वो एक शक्तिशाली केंद्र भी था। इसे अवंती महाजनपद कहा जाता था। पहले उज्जैन को हम, जो उज्जैन में एक शक्तिशाली केंद्र था, उसे हम अवंती महाजनपद के नाम से जानते थे। एक महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र के रूप में हमें उज्जैन के अनेक विवरण मिलते हैं। मतलब उज्जैन एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो कि मध्य प्रदेश में है और इसके बारे में हमें बहुत सारे वर्णन देखने को मिलते हैं। जैसा कि है आपका अगले कई हजार वर्षों तक ये महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र बना रहा। ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी के ग्रीक स्रोतों में इसका उल्लेख ग्रीक और रोम को कम कीमती पत्थरों के निर्यातक के रूप में किया गया है। उज्जैन के साहित्यिक संदर्भों में बार बार उल्लेख आया है। यहाँ कादम्बरी, जिसकी रचना 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने की थी, में उज्जैन का जो वर्णन किया गया है वह नीचे उद्धत है। आइए हम उज्जैन के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। अवंती नामक देश, अवंती, जैसा कि आपको पता है कि अवंती वहाँ पर एक नगर बसा था, जिसे हम पहले उज्जैन को अवंती के नाम से जानते थे। ये ऐसा साम्राज्य था जो कि महाशक्तिशाली साम्राज्य था। अवंती उज्जैन में नामक देश में उज्जैनी नामक एक नगर है जो देवी देवताओं के महान संसार में उत्कृष्ट है। यह इतना पवित्र है कि ऐसा मानो कि यहाँ त्रेता युग का जन्म स्थान था। जो अवंती केंद्र है वहाँ का, उसे देवी देवताओं का स्थान माना जाता है और वह इतना पवित्र माना जाता है। ऐसा जानते हैं वहाँ के लोग कि वहाँ पर एक त्रेता युग का जन्म हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह दूसरी पृथ्वी की रचना की गई है जो भगवान शिव के निवास करने के लिए बनाई गई है। मतलब उज्जैन में जो अवंती नामक स्थान है, वहाँ पर ऐसी प्रकृति की ऐसी रचना है जो शिव के निवास के लिए, मतलब भगवान शिव भोलेनाथ के निवास के लिए वे बनाया गया है अवंती में। तो लोग ऐसा मानते हैं वहाँ के। ये चारों ओर खंडक से घिरा है जिसमें पानी भरा रहता है। इसके चारों ओर वृत्ताकार परकोटा है। यह बाजार की लंबी बड़ी सड़कों से सुसज्जित है। उनमें शंख, शीप, कवच, मोतियों, मंगा और पन्ना, रत्नों का अंबार बिक्री के लिए लगा था। यह चित्र दीर्घाओं से सुसज्जित था। इसके चौराहे पवित्र पूजा स्थलों से सुशोभित थे। यहाँ उपनगरों से सज्जित है जिसमें जलाशय है, जिसमें हरे भरे बागों के होने के कारण हमेशा अंधेरा रहता है। इसमें सार्वजनिक रूप से प्रेम के ईश्वर की पूजा की घोषणा की गई है। उस नगरी में सदा होने वाले पवित्र मंत्रों की ध्वनि से लोगों के पाप का विनाश हो जाता है। उन घरों में जिसमें पानी के फव्वारे बने हैं, जिनमें ढोल नगाड़ों जो संगीत के दौरान बजाए जाते हैं, कि हल्की ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता है कि बादल गड़गड़ा रहे हैं। मनोन्मत्त और उत्साहपूर्वक नृत्य करते हैं तथा अपने पंख वृत्ताकार में खोलकर अपने शोर से जोरदार कोलाहल करते हैं। इस नगर में मनोविनोद करने वाले लोग निवास करते हैं, जैसे कि शिव के गुंथे हुए केस में चंद्रमा, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। स्मृतियों की भांति वे सार्वजनिक हाल, यात्री सराय, कुएं, पेयजल के लिए सार्वजनिक स्थल, बाग, मंदिर, पुल और यांत्रिक युक्तियों से पानी की चरखी इत्यादि का निर्माण कराते हैं। मंद्रा पर्वत की भांति वे अपने पसंद के रत्नाभूषण धारण करते हैं। उन्हें सभी कलाओं का विशेष ज्ञान है और उनकी वेशभूषा शानदार होती तथा वे सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। यहाँ हजारों पवित्र मंदिर भरे हैं। यहाँ अपने के पास से फेंके जाते हैं। यह साहित्यिक कारनामों से बड़ी भीड़ को आनंदित करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अवंती नामक स्थान है उसे शिव जी का निवास स्थल माना जाता है और पवित्र स्थान माना जाता है। और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वहाँ बाज़ारों में जैसे कंठक माला हो गया आपका, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे पूजा स्थान, पूजा सामग्री की बहुत सारी चीज़ें, शंख, मोतियों की माला, ये सब कुछ वहाँ पर मिलती है। उसे एक पवित्र स्थान माना जाने लगा। जैसे
आपको पता है कि महाकुंभ का मेला लगता है, तो पवित्र स्थान आपका इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद में लगता है, आपका नासिक में लगता है, तो ऐसी बहुत सारी जगह, उज्जैन। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर अवंती के जो केंद्र है, इसको शिव का स्थान मानते हैं वहाँ के लोग। और वहाँ के जो बालकों की बहुत सारी क्रीड़ाओं के कारण यह मनमोहक है, मतलब वहाँ बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। उस नगर में प्रतिदिन दैवीय सूर्य का उदय होता है। ऊंची ऊंची इमारतों की छतों पर संगीत का अभ्यास करती हुई महिलाओं के गायन के मधुर ध्वनि से आकर्षित होकर उनके सूर्य के घोड़े सिर नीचे झुका लेते हैं। उस नगर में जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है, पिंजरों में बंद असंख्य तोते और मैना सूर्योदय के समय मंगल गीत गाते हैं, जो स्त्रियों के आभूषणों की खनखनाहट में खो जाते हैं। उस नगर में वर्ण रंग की जांच होती है, किंतु ऐसा सिर्फ स्वर्ण के मामले में होता है। प्राचीन उज्जैन नगर, जो वहाँ के सबसे पुराने प्राचीन उज्जैन नगर थे, आइए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। वे कैसे थे, कैसे दिखते थे। यह वर्णन नगर के स्थापत्य के विवरण के साथ शुरू होता है। नगर के प्राचीर और रक्षा व्यवस्था का वर्णन करने के बाद लेखक बाणभट्ट हमें बाजार के मार्गों में ले जाते हैं। नगर के संपदा का दुकानों के साथ सज्जा विंडो शॉपर्स विवरण वहाँ के व्यापारिक वर्ग की शक्ति दर्शाता है। इसके बाद पवित्र पूजा स्थानों और उपनगर में मनोहर सरोवर जल से परिपूर्ण बगीचों का वर्णन किया गया है। आप इसमें पाते हैं कि वहाँ के जो भवन हैं, पेयजल हैं, बड़े बड़े नगरें हैं और वहाँ पर जलाशय है, वहाँ बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से मतलब वहाँ की आपको एक रूप के रूप में, एक उपमा के रूप में वहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने प्रकार के वहाँ मंदिर हैं और किस प्रकार से हमारा प्राचीन उज्जैन सुशोभित होता था। प्राचीन भारत में नगरों का विधि आबादी स्थानांतरण और युद्ध के संदर्भ में हुआ था। जो प्राचीन भारत में जो नगर हुए थे, जो जैसे प्राचीन वहाँ के जैसे लोग थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ के युद्ध के उद्देश्य से इनका युद्ध हुआ था। अब हम पढ़ेंगे शाहजहानाबाद। 17वीं शताब्दी में एक नगर बसा था जिसका नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद सबको पता है कि दिल्ली में है, नई दिल्ली, और ये 17वीं शताब्दी में इस नगर की स्थापना की गई थी। तो भारत की आधुनिक राजधानी नई दिल्ली का लंबा इतिहास है। आप सभी जानते हैं कि कितने युद्ध हुए, कैसे ब्रिटिश लोग आए थे, किस प्रकार उन्होंने शासन किया था। तो हम उन सब के बारे में नहीं, यहाँ पर हम छोटी सी चर्चा करते हैं ताकि हम ऐसा करेंगे कि आपका जल्दी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। अगर आप एक हफ्ते की पढ़ाई करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा पेपर, अच्छे आपके 95 मार्क्स तक के आने की गारंटी है। शाहजहानाबाद भारत की आधुनिक राजधानी नई दिल्ली का लंबा इतिहास है। यह विश्वास किया जाता है कि पौराणिक पांडवों की राजधानी थी। जो शाहजहानाबाद है, ये पांडवों की राजधानी थी पहले नई दिल्ली में। दिल्ली में अशोक के अभिलेखों का मिलना इस बात का द्योतक है कि यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह 13वीं शताब्दी से अनेक तुर्क सुल्तानों की राजधानी ही थी। नगरीय केंद्र के रूप में दिल्ली के लंबे इतिहास के पीछे गंगा और सिंधु नदी के मैदान में इसका अवस्थित होना है। तथापि इसका उत्थान और पतन यहाँ शासन करने वाले वंशों के उत्थान और पतन के साथ जुड़ा रहा। यहाँ हम दिल्ली के नगर के विगत पूर्व आधुनिक शाहजहानाबाद नगर की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो शाहजहानाबाद की जो यात्रा थी, संरचनात्मक यात्रा किस प्रकार हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शाहजहानाबाद अभी की पुरानी दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है उसे हम पहले शाहजहानाबाद के नाम से जानते थे, कि स्थापना प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां ने की थी। जो पुरानी दिल्ली है, जब उसकी स्थापना जो है शाहजहानाबाद के नाम से हम उसे अब जानते हैं। पहले हम उसे शाहजहानाबाद के नाम से जानते थे और जो उसकी स्थापना की थी वो शाहजहां ने की थी। उसकी स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां ने की थी। इससे पहले मुगलों ने आगरा में शासन किया। शाहजहां ने 1639 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। जो शाहजहां के समय जब शासन था, उनकी पहले राजधानी आगरा थी और उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, फिर दिल्ली को बनाया। इस नगर का नाम बादशाह के नाम पर रखा गया और बादशाह आपको पता है कौन था?
शाहजहाँ तो अपने ही नाम, पहले के जो बादशाह होते थे वो अपने ही नाम पर किसी नगर का नाम रखा करते थे। उसने जिस नगर का निर्माण किया वह चारों ओर किलेबंदी से घिरा था। उसने पहले महल, लाल किला और प्रसिद्ध जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इस किलाबंदी अहाता में शाही परिवार के सदस्यों और उसके दरबारियों ने विभिन्न महल, बगीचे और मस्जिद बनवाए थे। शाहजहानाबाद का भाग्य मुगलों द्वारा सृजित राज्य प्रणाली से अत्यंत ही जटिल रूप से बंधा हुआ था। भव्य लाल किला में स्थित शाही महल नगर का केंद्रीय स्थान था। शाही महल में विशाल विदेशी क्षेत्र था। इस किला के चारों ओर निर्मित दीवार लाल बलुआ पत्थर से बना था। जो दिल्ली का जो लाल किला है उसके चारों ओर आप गए होंगे, आपने देखा होगा, तो जो लाल बड़ी बड़ी दीवारें हैं वो जो लाल है वो बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और इसकी ऊंचाई 60 से 75 फीट तक थी, जो कि है अभी भी। ये अष्टभुजाकार था और लगभग 2 मील के दायरे में फैला था। इस घेरे के अंदर का क्षेत्रफल 125 एकड़ था। इस शाही किला में भव्य महल, फव्वारे और बाग बने हुए थे। खाई से घिरे इस परिसर के चारों ओर 4 बड़े द्वार थे। लाल किला मात्र बादशाह का निजी महल नहीं था जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। यह वस्तुतः साम्राज्य की छोटी दुनिया थी। बादशाह का दीवाने आम और दीवाने खास वे केंद्र थे जहां साम्राज्य से संबंधित सभी निर्णय लिए जाते थे। इसी जगह से युद्ध और शांति के बारे में निर्णय लिया जाता था, अधिकारियों के ओहदों के बारे में फैसला लिया जाता था तथा सेनापतियों तथा अधिकारियों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। इस शाही दुर्ग में एक विशाल बाजार भी था और मुनिमों के लिए कई दफ्तर थे जो साम्राज्य के कर, राजस्व तथा खर्चों का लेखा जोखा रखते थे। फिर घोड़ों, हाथियों, ऊँटों और गायों के लिए अस्तबल भी थे यहाँ पर। अन्य कमरों में कार्यशालाएं थी जिनमें हथियारों, कालीनों, अच्छे कपड़ों, स्वर्ण और आभूषणों का विनिर्माण होता था। खाद्यान्न और वस्त्रों को रखने के लिए भंडार कक्ष तथा कोषागार थे। फिर निसंदेह साम्राज्य की सेवा में लगे सैनिकों, कर्मचारियों, क्लर्कों, सौदागरों, हकीमों, धर्मगुरुओं और ज्योतिषियों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी थी। एक अनुमान के अनुसार लाल किला में लगभग 97,000 लोग रहते थे। सोचो, लाल किला का विस्तार इतना बड़ा है कि उसमें 97,000 के लगभग लोग रहते थे। इसे एक प्रकार से एक नगर ही बोला गया। यह पूर्व आधुनिक और आधुनिक कालों में अनेक कस्बों और नगरों की आबादी से अधिक है। उदाहरण के लिए हड़प्पा नगर की आबादी 25,000 से 35,000 के बीच होने की बात कही गई है। जो हड़प्पा काल के जो नगर थे उनमें केवल 25 से लेकर के आपके 35,000 तक लोग थे। लेकिन जो लाल किले का जो नगर बसाया गया इसमें 57,000 लोग रहते थे। 57,000 के समथिंग पब्लिक नीड थी। लाल किला शाहजहानाबाद नामक बृहत्तर नगर का एक हिस्सा था। शाहजहानाबाद 3.8 मील लंबे पत्थर से बने विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इसकी ऊंचाई 27 फीट थी। इसके अंदर का क्षेत्रफल लगभग 1500 एकड़ था। इस नगर में मुगल अमीरों के महल थे। इनमें से प्रत्येक महल अपनी संरचना की दृष्टि से लघु लाल किला ही था। शाहजादों और अमीरों के घरों की भी व्यवस्था उसी तरह से की जाती थी। इन महलों में भी न सिर्फ अमीर के परिवार के सदस्य ही रहते थे अपितु उनके सैनिक, क्लर्क, सेवक, शिल्पकार और छोटे छोटे सौदागर भी रहते थे। एक अनुमान के अनुसार शाहजहानाबाद में शाहजादों के महलों में औसतन लगभग 1,25,000 लोग रहते थे, जबकि अमीरों के महल में जो है केवल 3,100 लोग रहते थे। ये लोग बहुधा महलों के अंदर या उनके आसपास कच्चे घरों में रहते थे जो 1,25,000 जो कि 12,500 लोग थे। सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 12,500 लोग हैं और 12,500 लोग जो कि गरीब रहते थे अमीरों के महल में, केवल 3,100 लोग रहते थे और जो गरीब जो शाहजहानाबाद के महलों में औसतन जो लोग थे वो 12,500 लोग थे। फिर नगर में बाज़ार वहाँ पर जैसे चांदनी चौक के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाल किले के बिल्कुल सामने ही है। वहाँ पर चांदनी चौक में रहने वाले सौदागर और बैंकर अपने अस्तित्व के लिए बादशाहों और अमीरों पर निर्भर नहीं थे। ये इस तथ्य से साफ हो जाएगा कि मुगल साम्राज्य ने आर्थिक संसाधनों का भूतपूर्व केंद्रीकरण निरूपित किया था। एक अनुमान के अनुसार सन 1650 में 4 शाहजादे और
अधिकतर बड़े अमीरों को साम्राज्य के राजस्व का लगभग 38% प्राप्त हुआ था। परिणाम स्वरूप साम्राज्य के राजस्व का 40% से भी अधिक सिर्फ शाहजहानाबाद में केंद्रित था। मतलब वहाँ पर अमीर गरीब सब रहते थे और वो मतलब मुगलों पर केवल निर्भर नहीं थे। जो वहाँ के लोग थे वो अपने जीवन निर्यापन के लिए वहाँ पर बाजार किया करते थे, आयात निर्यात करते थे, वो स्वयं ही करते थे का। फिर शाहजहानाबाद के उपनगर आप जानते हो, नगरों के जो नगर होते छोटे छोटे उपनगर कहते हैं। शाहजहानाबाद के अनेक उपनगर थे। बड़ी संख्या में मकबरा, बाग और बाजार थे जहाँ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ जोर शोर से चलती रहती थी। दिल्ली की अनेक पुरानी बसावटें शाहजहानाबाद के साथ साथ अस्तित्व में रही। शाहजहानाबाद नगर की नींव डाले जाने से पहले ये मुस्लिमों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। यहाँ निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन, चिराग दिल्ली और बख्तियार काकी जैसे संतों के मकबरे भी थे। अब हम आगे पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आता है, हमने शाहजहानाबाद पढ़ा नगर के लिए। अब जो भारतीय नगर एक है कोलकाता को हम एक औपनिवेशिक नगर भी कहते हैं। औपनिवेशिक नगर क्यों कहते हैं आपको मैंने पढ़ाया है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पहली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इस अनुभाग, आइए हम पढ़ते हैं कोलकाता एक औपनिवेशिक नगर। इस अनुभाग में हम औपनिवेशिक नगर की संरचना का वर्णन करेंगे। कोलकाता के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि इसकी स्थापना उसी शताब्दी में हुई थी जिसमें शाहजहानाबाद की स्थापना हुई। तथापि परिवेश और छवि की दृष्टि से शाहजहानाबाद से बिल्कुल अलग है। यह अलगाव है सत्ता की संरचनाओं से संबंधित है जिनके कारण इन नगरों का अभ्युदय हुआ। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। इस नगर का इतिहास इस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ आरंभ हुआ है। 1699 में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जिसे सैनिक टुकड़ियों और रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। सन 1771 में इसे ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया कोलकाता को। इसने 1911 में नई दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किए जाने तक अर्थात लगभग 140 साल तक ब्रिटिश भारत की राजधानी की भूमिका निभाई। ब्रिटिश प्रभुत्व की धुरी के रूप में कोलकाता का लंबा इतिहास रहा है और इसके बारे में छवियों का एक व्यापक जाल बुना गया है जहाँ विद्वानों का एक समूह कोलकाता के स्थापत्य वैभव की चर्चा करता है, दूसरे इसके झोपड़पट्टी स्लम की गंदगी की चर्चा करते हैं, एक समूह सती निषेध करने, महिलाओं की शिक्षा शुरू करने और भारतीय पहचान बनाने का प्रयास करने वाले नेताओं की छवियों की सराहना भी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स है हम बस उसे पढ़ेंगे। औपनिवेश का सर्वोच्च स्तरीय प्रशासन उस सुदूरवर्ती राज्य के सीधे नियंत्रण में होता है। इस बिंदु से ही हम कोलकाता का अपना वर्णन आरंभ करते हैं। यह वह नगर था जो इसे नियंत्रित अथवा शासित करने वाले राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करता था। एक अनुमान के अनुसार सन 1914 में भारत में निवेश की गई ब्रिटिश पूंजी 60% कोलकाता में लगा था। इससे स्पष्ट है कि कोलकाता में 81% निवेश यूरोपीय मूल का था जबकि भारतीय निवेश मात्र 3% था। जो यूरोपीय मूल की जो राशि थी वो कम से कम 81% निवेश की गई थी और जिसमें भारत का केवल 3% ही था। फिर वाइट टाउन बना गया। जब नगर ये हुआ कि हमें नगर की स्थापना करनी चाहिए तो नगर के उद्देश्य से यहाँ पर वाइट टाउन ठीक है। कोलकाता की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, ये बात सबको पता है। अंग्रेज यहाँ अपने व्यावसायिक हितों का संवर्धन करने तथा मूल तौर में एक साम्राज्य हासिल करना था। कोलकाता एक विशिष्ट औपनिवेशिक नगर था। इस नगर के स्थलाकृति में यह देखा जा सकता है यह 3 सेक्टरों में विभाजित था। इसमें प्रमुख क्षेत्र का नाम ब्रिटिश हिस्सा था जिसे व्हाइट टाउन कहा जाता था। सुनियोजित खुला और विशाल यह भाग दुनिया के किसी भी समृद्ध और शक्तिशाली के लिए ईर्ष्या की बात थी। यहाँ वे भवन स्थित थे जिनसे भारतीय उपमहाद्वीपों के साम्राज्यों के भाग का निर्णय होता था। व्हाइट टाउन में साम्राज्यवादी सरकार का मुख्यालय डलहौजी स्क्वायर में अवस्थित था। भव्य सरकारी भवनों के साथ बाजार और बंगले एस्प्लेनेड चौरंगी तथा पार्क स्ट्रीट तक बने हुए थे। यह वह क्षेत्र भी था जहां कोई व्यक्ति भूमंडलीय पहुंच वाले नियमों के कार्यालयों को देख सकता था।
चाय का बागान था, रेलवे, कोयला का खदान, जूट मिल, वित्त और वाणिज्य संबंधी संगठनों के कार्यालय यहाँ स्थित थे। जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ों का निर्माण करवाना शुरू किया था और ये काम में लग गए थे, इसीलिए कोलकाता के इस हिस्से में व्यापार और राजनीति का घालमेल था। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 10,000 थी। कोलकाता क्षेत्र की आबादी 10,000 थी। एक नगर जिसकी आबादी लगभग 50 लाख थी में यह संख्या अत्यधिक छोटी थी, किंतु ये कोलकाता का वह सेक्टर था जिसने न सिर्फ नगर पर शासन किया अपितु पूरी उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस अवधि में कोलकाता पर लिखी गई पुस्तकों में इस कोलकाता के बारे में अनंत बातें की गई। उदाहरण के लिए किसी मिस्टर कॉटन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में कहा गया है, अपने नागरिकों को स्मरण कराने के लिए हर चीज़ है कि यह ब्रिटिश राज की राजधानी है। वेलेस्ली का भव्य गवर्नमेंट हाउस, पूर्व गवर्नर जनरलों की प्रतिमाएं हैं, सरकारी आवासों का विशाल खंड, चौरंगी में बड़े बड़े भवनों की लंबी कतार, भंडागारों और जेटियों और डाक के कतार, विशाल यूरोपियन कॉलोनी, ऐश्वर्य और समृद्धि के प्रत्येक हाथ पर छाप। इस पुस्तक के 90 पृष्ठ का खंड कोलकाता के ऐतिहासिक घरों और प्रसिद्ध इलाकों के समर्पित है और भारतीय हिस्से का वर्णन सिर्फ 15 पृष्ठों में ही किया गया है। मध्यवर्ती अंचल, फिर द इंटरमीडिएट जोन है, व्हाइट हाउस के किनारे चारों ओर इंटरमीडिएट जोन का उदय हुआ। इसमें गरीब, श्वेत, यूरोशियाई, बड़ी संख्या में मुस्लिम सेवक समूह, मुख्यतः रसोइयों और नौकर चाकर और यहूदियों का छोटा समूह, आर्मीनियाई और चीनी रहते थे। इसमें अधिक मुस्लिम समूह भी थे। जो मध्यवर्ती अंचल द इंटरमीडिएट जोन था, ब्रिटिश में कोलकाता में इंटरमीडिएट जो जोन था, इसमें मुस्लिम, चीन, यूशियाई, ये सब जो भी थे छोटा समूह वे रहते थे। वे बंगाल के बाहरी इलाके से आए थे। उनमें से अनेक टीपू सुल्तान और वाजिद अली शाह जैसे पराजित राजाओं के यहाँ काम कर चुके थे। फिर है बंगाली जोन। इस वृत्त के बाहर के क्षेत्र में मुख्यतः बंगालियों का निवास था। तो उस वृत्त के बाहर जहाँ पर 10,000 लोग थे, उस वृत्त में जिसने पूरे ही महाद्वीप पर शासन किया, जिस केंद्र ने, उसमें बाहर में जैसे कुछ इंटरमीडिएट जोन था, उसके बाद बंगाली जोन, इसमें बंगाली लोग रहते थे। यहाँ बंगाली भद्र लोग थे व्हाइट टाउन के बाहर। फिर उसके बाद बंगाली समाज में सौदागर राजकुमारों का परिवारों का प्रभुत्व था। अब हम पढ़ेंगे इनका सारांश कि नगरों का विकास किस प्रकार हुआ हमने पढ़े। हमारा शाहजहानाबाद नगर हो गया, उज्जैन नगर हो गया, कोलकाता औपनिवेशिक नगर, इन तीनों नगरों का विकास भारतीय नगरीय विकास में या उद्भव में हम इनके बारे में हमने पढ़ा। और मैं आशा करती हूँ कि आप पेपर में बहुत ही अच्छा लिखेंगे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो अब हम इनका सारांश देखते हैं। सारांश क्या है? हमने प्राचीन मध्यकालीन औपनिवेशिक भारत से नगरीय केंद्रों का केस अध्ययन प्रस्तुत किया है। ये प्रस्तुतिकरण बहुत ही अपूर्ण है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी प्राचीन नगर का उल्लेख करते हैं तो हमारे पास उपलब्ध सूचना अत्यंत सीमित होती है। इतना होने पर भी अवशेष दुर्गों में राजनीतिक संभ्रांत वर्ग की शक्ति और प्रभुत्व दिखाई पड़ती है। मध्यकालीन जो शाहजहानाबाद नगर था, इसका मध्यकाल में जब मुगलों का शासन था तब इसकी स्थापना की गई थी। उज्जैन हमारा प्राचीन नगर है। एक बादशाह के मध्यकालीन शाहजहानाबाद एक बादशाह के संकल्प से अस्तित्व में आया, जिस बादशाह का नाम था शाहजहां। इसका ये अर्थ नहीं कि प्राचीन या मध्यकालीन नगरों में शक्तिशाली सौदागर समूह या धार्मिक संभ्रांत वर्ग नहीं था। वस्तुतः राजनीतिक संभ्रांत वर्ग इन सौदागर समूहों द्वारा उपलब्ध कराई गई नीतियों पर अत्यधिक निर्भर था। इस प्रकार राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में जटिल कर्मकांड निर्मित किए गए थे। इसे सामान्यतः वैदिकरण कहा जाता है। तथापि शाहजहानाबाद का उदाहरण दर्शाता है कि सौदागरों और बैंकरों का वर्ग पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता पर निर्भर था। इसके भाग्य में इसके राजनीतिक आकाओं के भाग्य के साथ उतार चढ़ाव होता था। औपनिवेशिक नगर कोलकाता का मामला थोड़ा अलग है। इसका कारण यह था कि इसमें आधुनिकता का कुछ पुट था। कोलकाता की स्थापना भी राजनीतिक शक्तियों के परिणामस्वरूप हुई थी।
फोर्ट विलियम का चयन स्थापत्य उनकी राजनीतिक शक्ति का परिणाम है, जिन्होंने इस नगर की स्थापना की। यह राजनीतिक शक्ति अपने साथ नियंत्रण का आधुनिक रूप लेकर के आई। इस प्रकार से जो कोलकाता की स्थापना हुई, ये केवल धार्मिक नहीं, ये राजनीतिक रूप भी था इसमें। इस प्रकार आपने पढ़ा कि भारतीय नगरीय उद्भव किस प्रकार से हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। फिर हम इकाई 9 में हम पढ़ेंगे नगरों का प्रारूप। इसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि नगरों का प्रारूप क्या था।